सो हे गाइस व्हाट्सअप, आज है हमारे सामने रॉयल एनफील्ड की हंटर 350। एक तरह से ये बोल लीजिए कि रॉयल एनफील्ड का ये मॉडर्न अवतार है जिसमें उनने सब कुछ अप्लाई करने की कोशिश करी, फ्रॉम पावर स्पेक्स टू रॉयल एनफील्ड का जो क्लासिक नेचर है। तो यही सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बाइक में क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, क्या डिसएडवांटेजेस मिलेंगे। तो करते हैं वीडियो चालू। तो हे गाइस, आज है हमारे सामने ऋषभ भाई फ्रॉम गुड़गांव। कैसे ऋषभ भैया? बढ़िया। तो ऋषभ भैया, पहला सवाल यही है, रॉयल एनफील्ड क्लासिक नेम, इंडिया में फैला हुआ नेम है, बहुत सारी स्टैंडर्ड मिल जाएगी, क्लासिक्स मिल जाएगी, लेकिन ये जो हंटर है 350 यही क्यों? देखिए, बेसिकली गुड़गांव के ट्रैफिक को देखते हुए मेरे पास दो ऑप्शन था। ओके। हंटर और क्लासिक। ओके। क्लासिक 350। बुलेट जो स्टैंडर्ड 350 आती है वो थोड़ी सी हैवी है, तो चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है। ओके। और इसलिए मैं क्लासिक और इसके पीछे था। ओके। तो फिर मैंने देखा कि क्लासिक को थोड़ा सा दिक्कत हो ऐसे जाम वगैरह में निकालने में, तो इसीलिए फिर जब इसका मैंने टेस्ट ड्राइव लिया तो ये मुझे काफ़ी पसंद आई। एज ए स्पोर्टी लुक भी है, थोड़ा सा एग्रेशन मतलब देती है, थोड़ा ऐसे बैठ के अगर आप इस पे ऐसे बैठो तो फिर थोड़ा पैर पीछे रहते हैं। ओके। ये क्लासिक में नहीं होती, क्लासिक में यहाँ पे होती है, वो थोड़ा रॉयल फील देती है, ये थोड़ा स्पोर्टी लुक देती है। ओके। तो इसीलिए मैंने इसे चूज़ किया। तो भाई मेरा दूसरा सवाल आपके लिए ये है, जब आप बाइक ये लेने गए होंगे तो ऑब्वियसली हमें पता है बाइक 2,10,000 2,20,000 के अराउंड आ जाती है। तो उस प्राइस सेगमेंट के अंदर आपने और कोई बाइक चूज़ करने का सोचा था कि हाँ इसके साथ में उन बाइक्स को भी मतलब कंसिडर किया कर सकता हूँ? प्राइस सेगमेंट का तो बात नहीं था मेरे दिमाग में। मेरे दिमाग में एक और बाइक थी, ट्रायम्फ की स्पीड 400। ओके। तो वो मैं एक बार देखने गया था, उसका भी मैंने टेस्ट ड्राइव लिया था। ओके। लेकिन स्पीड 400 का थोड़ा सा सर्विसिंग का इशू था। हाँ। क्योंकि अभी गुरुग्राम में भी एक ही जगह पे है उसका शोरूम, नोएडा में भी एक ही जगह पे है, और मुझे यूपी नंबर चाहिए था। ओके। तो वो मेरे नोएडा वाले घर से काफ़ी दूर पड़ता था। ओके। तो इसीलिए मैंने इसे चूज़ किया। क्या भाई, अभी तक आपने पहले हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि आपने कितने किलोमीटर बाइक चला रखी है? तो अगर मैं अपने व्यूअर्स को दिखा चुकूँ, बाइक अभी हमारी चल चुकी है 2,383 किलोमीटर। तो इस 2,383 किलोमीटर के अंदर आपने बाइक में कुछ प्रॉब्लम ज़रूर फेस करी होंगी, एडवांटेजेस भी देखी होंगी, डिसएडवांटेजेस भी देखी होंगी। तो हमारे व्यूअर्स को वो बताइए कि क्या है हंटर 350 ओवरऑल एज अ पैकेज। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें हाँ। तो सबसे पहले तो इसका ब्रांड वैल्यू, ओके। रॉयल एनफील्ड का। ओके। उसके बाद इसकी रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है। ओके। बाकी अगर कोई और मतलब इस सेगमेंट में अगर आप देख के चलो तो 2 लाख के आसपास में 350 सीसी अगर आप लेना चाहो जिसकी रोड प्रेजेंस अच्छी हो या फिर इस तरह की परफॉर्मेंस देती हो, तो वो आपको नहीं मिलेगी। ओके। तो हमारे पास एक यही ऑप्शन रह जाता है। ओके। उसके बाद फिर अगर मान के चलो आप इस सेगमेंट में लेना चाहते हो बाइक, तो फिर आपको पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से ये हमको काफ़ी अच्छी लगी। और पहले रॉयल एनफील्ड की बाइक में आती थी जैसे 350 सीसी के बाइक में कि एक स्पीड के बाद ये वाइब्रेशन आ जाता था हैंडल में, वो इसमें नहीं है। ओके। आप 100 चलाओ, 120 चलाओ, मैं इसको 130 तक लेके गया हूँ। 130 तक भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसमें कुछ वाइब्रेशन आ रही है या फिर कुछ भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। ओके। उसके बाद अगर देखा जाए तो जैसे कंफर्ट, सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है इसका। दोनों सिटीज़ हो या फिर हाईवे हो, आप कहीं भी इस बाइक को चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। सिटीज़ में भी आप आसानी से चला सकते हो, भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी आप अच्छे से इस बाइक को निकाल सकते हो, और हाईवे पे भी अच्छा देती है। तो भाई इस बाइक चला के इतना तो रियलाइज़ हुआ कि ये बाइक छोटी हाइट वालों के लिए भी मतलब कंफर्टेबल है, पाँव आराम से आपको पहुंच जाते हैं। बट अगर एक बंदा जिसकी हाइट 5'5", 5'3", 5'4 के बीच में, उसके लिए भी ये बाइक राइडिंग पोस्चर के हिसाब से कंफर्टेबल है। माइलेज वगैरह का भी बात किया जाए तो वो भी अभी तक तो सही है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता था, इशू आता था, क्योंकि स्टार्टिंग में 25 मेरे हिसाब से 20-25 के बीच में इसका माइलेज था। लेकिन फर्स्ट सर्विसिंग के बाद 500 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने इसका फर्स्ट सर्विसिंग करवाया, उसके बाद माइलेज 30-35 के आसपास दे देती है। 30-35 तो 350 सीसी के हिसाब से 30-35 माइलेज ठीक है मेरे हिसाब से, बुरा नहीं है। एक और चीज़ जो इसमें मैंने नोटिस की है कि इसका ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा है। ओके। आगे पीछे अगर दोनों मिला करके मारो ब्रेक तो गाड़ी एकदम खड़ी हो जाती है। अगर 60 हो, 70 हो, कितना भी स्पीड हो, तो विदिन
2 to 3 मीटर्स ये गाड़ी खड़ी हो जाएगी अगर मिला के ब्रेक मारा। मतलब इसका डुअल चैनल एबीएस अच्छा काम करता काफी है। अच्छा। अभी तक आपने बाइक में खुल के अपने एडवांटेजेस दिखाए, अब हम चलते हैं थोड़ा सा डिसएडवांटेज के सेगमेंट में कि हंटर 350 अगर एक बंदा लेता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती है, आप उसके बारे में थोड़ा खुल के बताइए। देखिए अगर डिसएडवांटेजेस तो हैं इसमें, ओके थोड़ा सा अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो इसका देखिए ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम है बाकी बाइक के मुकाबले। क्लासिक में भी ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, रॉयल इनफील्ड की ज्यादातर बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस कम होती है। ओके अभी रॉयल इनफील्ड ने हिमालयन जो उनका नया मॉडल आया है उसमें थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ा दिया है, तो ये है थोड़ा दिक्कत। चलाने के टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत होता है कि अगर मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ढलान की तरफ अगर बाइक लेकर जा रहे हो तो पता नहीं क्यों झटका टाइप देती है। अच्छा हाँ, अब वो क्यों क्या इशू है ये समझ में नहीं आया। मैंने जब सर्विस सेंटर में गया था तो मैंने डिस्कस भी किया, तो उन लोगों ने बताया कि ऐसा कोई इशू तो फेस नहीं होता और इसका कोई सॉल्यूशन हम नहीं बात कर सकते। ओके ये कंपनी की तरफ से अगर दिक्कत है तो ये कंपनी ही चेंज करेगी, तो वो हमको इसमें प्रॉब्लम लगा। और अगर मीटर क्लस्टर की बात करें, हाँ जी, तो मीटर क्लस्टर में बहुत मतलब लिमिटेड चीज़ें दी हुई हैं, तो इसमें और भी ये ऐड कर सकते थे। ओके और ये काफ़ी मतलब देखने में भी उतना अच्छा नहीं लगता है। और जहाँ तक बात किया जाए डिसएडवांटेज, और एक डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो इसका पीछे वाला जो सस्पेंशन है हाँ ये उतना सही नहीं है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ ये देखो, हाँ स्टिफ है, काफ़ी स्टिफ है। काफ़ी स्टिफ है ये, तो बैठने में पीछे वाले को भी दिक्कत होती है। आगे वाला सस्पेंशन सही है ओके लेकिन पीछे वाले में प्रॉब्लम है, ये रॉयल एनफील्ड ठीक कर सकता है। ओके और हो सकता है कि 2024 वाले मॉडल में वो ठीक भी करे। ये मेरा 2023 का मॉडल है। ओके इसमें एक डिसएडवांटेज और है, जैसे कि 350 सीसी इंजन होते हुए भी इसका पिकअप उतना सही नहीं है। अच्छा बाकी बाइक के मुकाबले हमको लगता है कि अगर 150 सीसी की भी बाइक होगी जैसे R15 हो गई या फिर NS 160, वो भी इसको पीछे छोड़ सकती है ड्रैग रेस में। ट्रैक रेस में। अच्छा, तो अभी भैया आपने हमको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों बताए, अब मैं आपसे पूछूंगा कि सर्विस कॉस्ट क्या है बाइक की। देखो सर्विस कॉस्ट अगर देखा जाए तो इस बाइक को लेते टाइम मैंने कुछ सब्सक्रिप्शंस लिए थे, ओके 2-3, तो उस हिसाब से हमको तो सर्विस कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगा। ओके अप्रॉक्स 500 to 600 में मेरा सर्विसिंग हो गया था। लेकिन अगर मान के चलो आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हो तो अप्रॉक्स 1000 से 1200 पड़ेगा आपको सर्विसिंग कॉस्ट। ठीक है, और अवेलेबिलिटी क्या है बाइक की, मतलब जब आप बाइक लेने गए थे आपको क्या तुरंत मिल गई थी, आपको बुकिंग करा के वेट करना पड़ा हफ्ता या महीना ऐसा कुछ? मैं जब बाइक लेने गया था तो ये टॉप मॉडल है Okay. हंटर 350 का। हाँ। इसमें एक और कलर आती है, ये रेट्रो ब्लैक है और एक रेट्रो ब्लू आती है। ओके, तो ये रेट्रो ब्लैक और रेट्रो ब्लू आपको तुरंत नहीं मिलेगी, तुरंत नहीं मिलेंगी। लेकिन बाकी जो इसकी लो मॉडल है ना, हाँ। वो आपको ऑन द डे या फिर एक दिन बाद मिल सकती है। Okay. लेकिन इसका मेरे हिसाब से 1 हफ्ता वेटिंग पीरियड था। ओके तो मैंने वैसे बुक तो इससे करवाई थी 10-15 दिन पहले, क्योंकि मैं इसको दिवाली के टाइम लेना चाहता था, तो इसीलिए मैंने पहले बुक करवा दी थी, क्योंकि दिवाली के टाइम पे अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है बाइक की, तो इसलिए मैंने इसको पहले बुक करवाई थी। ओके, तो ये था गाइज ओवरऑल रिव्यू हमारा हंटर 350 का। भाई ने बोला था कि भाई को ये बाइक इसलिए पसंद आई थी क्योंकि इसका एग्जॉस्ट नोट बहुत प्यारा है, बहुत बेसी सा है। गाइज एक बार हम बाइक का एग्जॉस्ट नोट ज़रूर सुनेंगे। क्या लगता है भैया एग्जॉस्ट नोट आपका क्या है, मतलब कैसा रहा है? इसके एग्जॉस्ट नोट की अगर बात की जाए तो मेरे एक भाई के पास क्लासिक 350 भी है, उसका एग्जॉस्ट नोट थोड़ा सा लाउडी है। मीन्स अगर मान के चलो अब भीड़ में ले जाते हो उसको और एकदम से एक्सेलरेट करते हो तो उस हिसाब से लोग थोड़े इरिटेट होते हैं, वो चीज़ इसमें देखने को नहीं मिलती। इसका थोड़ा सा ऐसे मतलब उस क्लासिक के हिसाब से एग्जॉस्ट नोट थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा ज़्यादा मान के चलो अगर ये बोल सकते हैं कि क्लियर है, थोड़ा काम है उस तरीके से। तो रॉयल इनफील्ड के सारे बाइक वाले सेगमेंट में इसका एग्जॉस्ट नोट हमको थोड़ा ठीक लगा। मेरा अभी आपसे ये सवाल है कि रॉयल इनफील्ड आपने ली, एडवांटेजेस बताए, जो हमारे व्यूअर्स को डिसएडवांटेजेस बताए, मेरा एक माइलेज को लेके क्वेश्चन था, अगर आप इसको फुल टैंक कराएं और फुल टैंक कराने के बाद इसको अगर हम फुल स्ट्रेच लेके जाएं तो आप कितने किलोमीटर की रेंज निकाल सकते हैं बाइक से? 400 किलोमीटर तो चल जाएगी फुल टैंक में, क्योंकि
सिटी और हाईवे अगर मिलाकर देखा जाए तो 30 की माइलेज ये देगी। ओके, ठीक है। तो 30 की अगर माइलेज देगी तो 13.5 लीटर के हिसाब से अप्रॉक्स 400 किलोमीटर तो चलेगी ही चलेगी। तो ये आपने बता दिया एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एग्जॉस्ट नोट की भी बात हो गई। अब मैं आपसे बस आखिरी सवाल ये पूछूंगा, अगर एक बंदा 2 लाख रुपए लेके शोरूम जाए तो क्या आप उस बंदे को ये बाइक रिकमेंड करेंगे कि नहीं? देखो, अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं खर्चने के लिए बाइक में, तो आप इसको एज एन ऑप्शन रख सकते हो। लेकिन और भी बाइक हैं जैसे यामाहा की MT R15, आप बजाज में जा सकते हो, आप होंडा में देख सकते हो। तो अगर वो एक बार ट्राई कर लो, फिर उसके बाद एज एन ऑप्शन इसको रख सकते हो आप, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही खरीदनी है। इसके बाद सर आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे बाइक के बारे में, या कुछ भी चीज़ों वगैरह हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहें तो? देखो, मेरे हिसाब से अगर आपको ब्रांड वैल्यू चाहिए, हाँ, रॉयल इनफील्ड का ब्रांड नेम चाहिए, हाँ, तो फिर ये रख लो। हाँ, मान के चलो आप माइलेज को लेके अगर इसे नहीं लेने का चाह रहे हो तो 2 लाख में आप 2 स्प्लेंडर रख लो, 60 120 की माइलेज दे देगी। तो ये था गाइस हंटर 350 का ओनरशिप रिव्यू। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर हमारा काम पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए कि हम क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।